आज हम लोग कवर कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्रवाद। ओके, चलो कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है रिपेल। रिपेल मीन्स होता है ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ। किसी भी कानून को जब हम ऑफिशियली ख़त्म करते हैं उसको बोलते हैं रिपेल। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स कि आज़ादी के साथ अपने फैसले ले पाना बिना किसी आउटर इंटरफेरेंस के। चलो, जैसे इंडिया है, अपना देश इंडिया। क्या आज इंडिया किसी और देश के प्रभाव में आके, जैसे अमेरिका के प्रभाव में आके, जापान के प्रभाव में आके अपने पॉलिसी मेकिंग या अपने लॉ मेकिंग में कोई चेंजेस करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंडिया है सॉवरेन कंट्री है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है नेशनलिज्म, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन। यानी कि जैसे कि आप कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हो, वहाँ पे एक टीम इंडिया खेल रही है और उसके जो है अपोजिट में मान लो ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, कोई अभी टीम खेल रही है, या कोई भी आप स्पोर्ट्स देखने गए हो, तो वहाँ पर आप भारत को ही क्यों सपोर्ट करते हो? वो जो 11 लोग फील्ड में खेल रहे हो उनको ही क्यों सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर क्या है? नेशनलिज्म है, आपके अंदर देश प्रेम है। और ये बेटा तभी डेवलप होता है जब हम सभी लोग एक देश से बिलोंग करें, जब एक कॉमन बाउंड्री से बिलोंग करें, जब एक कॉमन कल्चर से बिलोंग करें, एक कॉमन लैंग्वेज से बिलोंग करें। अंडरस्टैंड? अगला है तो नेशनलिज्म मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन। जब हम लोग किसी एक ही देश से बिलोंग करते हैं तो अपने आप एक नेशनलिज्म पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया था ये आया था आपका 1878 में आया था। देखो याद करना आसान है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट दोनों सेम ईयर में आए थे, दैट इज 1878 में। देखते हैं वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है। मतलब में ही सारा छुपा हुआ है, लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो भारतीय न्यूज़पेपर थे जो लोकल लैंग्वेज में थे, जैसे हिंदी हो गया, बंगाली, मराठी, ठीक है, पंजाबी, तो ऐसे न्यूज़पेपर्स पे जो है सेंसर लगाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्योंकि इन्हीं सब न्यूज़पेपर का सहारा लेके उस समय के जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, वो लोग जो है अपना मैसेज कन्वे करते थे गांव में, शहरों में। तो ऐसे में जो है ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने के लिए कि वो लोग अपना मैसेज जो है आम लोगों तक ना पहुंचवाएं, इसके लिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। और हाँ, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल नहीं था। यानी इंग्लिश में आप कुछ भी छापिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लोकल लैंग्वेज में छापना है कोई भी चीज़ तो आपको पहले उसको दिखाना पड़ेगा किसी ब्रिटिशर्स को। किसी वहाँ पे बने हुए थे लोग कि वो लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे कि हाँ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जो ब्रिटिश के खिलाफ लिखी गई हो, तो फिर आप आगे उसको छाप सकते हैं। बाकी द इंडियन आर्म्स एक्ट दैट इज़ इन 1878 सेम ईयर। ठीक है। इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय बिना किसी लाइसेंस के बंदूक कैरी नहीं कर सकता था। इवन उसी सेम जगह जो है अगर कोई ब्रिटिशर्स है, कोई ब्रिटिश है, तो वो जो है आराम से जो है टहल सकता था बिना किसी लाइसेंस के। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक दिखाता है कि थोड़ा अलगाव की भावना थी ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंदर की, जो है हम लोग सुपीरियर हैं इंडियन से। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे पहला है 1828 फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो समाज, 1866 फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन फॉर्म किया था? दादा भाई नेहरू। कहाँ पे फॉर्म किए थे? लंदन में, इंडिया के बाहर। इसी के जस्ट 10 साल बाद 1876 फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन। कौन फॉर्म किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1875 आर्य समाज की स्थापना हुई, किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने। 1878 अभी हम लोगों ने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट। ठीक है। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। ये उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। 1876 से लेकर 1880 तक ये थे। फिर 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो नोन एज INC। ठीक है।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो उस समय लिखी गई थी, कभी कभार MCQ में आ जाता है। जैसे राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो थी तोहफत उल मुहिद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। लैंग्वेज क्या थी इस किताब की? पर्शियन। दयानंद सरस्वती जी ने किताब लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, असली में किताब हिंदी में है, बाकी इसको और भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया गया, जैसे संस्कृत वगैरह हो गया। ठीक है, फिर है ज्योतिराव फूले जी, इन्होंने जो है किताब लिखी, बहुत फेमस किताब है गुलाम गिरी। लैंग्वेज क्या है किताब की? मराठी। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने किताब लिखी विधवा विवाह, जो कि लैंग्वेज में है बंगाली। फिर बंकिम चंद्र जी ने जो किताब लिखी आनंद मठ, किस भाषा में है? बंगाली। गोपाल कृष्ण गोखले जी, वही पर्टिकुलर किताब तो नहीं, लेकिन ये अपने स्पीचेस जो हो गए और एसेज हो गए उसके लिए काफ़ी फेमस हैं, खासकर इनके जो है स्पीच एसेज वगैरह इंग्लिश में हुआ करते थे। बाकी आपके हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या लिखा? गीता रहस्य। किस भाषा में है? मराठी। बाद में वही और भारतीय भाषाओं में इनको जो है कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ को देखते हैं, कुछ ऐसे की फिगर्स को देखते हैं जो उस समय जो है काफ़ी चर्चा में रहे, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो पहले हैं सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, इन्होंने जो है स्थापना की किसकी? मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, अभी इसको जो है जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। और ये कब शुरू हुआ था? 1875 में, INC फॉर्मेशन के एक्यूरेट 10 साल पहले। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ये भी जो है एक काफ़ी बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा अपना विचार दिए हैं कि वही, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर जो भी थे वो लोग समझ चुके थे कि जब तक भारत में ये जाति को लेके, धर्म को लेके या रीजन्स को लेके एक अंतर बना रहेगा तब तक हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, और जब तक एक नहीं हो पाएंगे तब तक जो है ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमारे ऊपर राज करते ही रहेंगे। तो इन सभी लोगों ने जो है कुल मिला के कास्ट सिस्टम वगैरह चीज़ों को जो है इन्होंने कंडेम किया कि ये सब गलत है। आपके ज्योतिबा फूले, ये काफ़ी लोअर कास्ट फैमिली से आते थे और महाराष्ट्र में इनका निवास था। इन्होंने जो है पूरे जीवन लगभग जो है लड़ाई लड़ी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए लेके, और ब्राह्मणशियल सुप्रीमेसी को लेके कि जो ब्राह्मण लोग की जो सुप्रीमेसी है वो सब गलत है। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी हैं, इनको सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो है जो नेक्स्ट नाम है जो इनको लोग बुलाया करते हैं, इनको इसी रूप में याद किया करते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और हम लोगों ने ऊपर देखा कि इन्होंने क्या शुरू किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कहाँ पे? लंदन में। ईयर क्या था? 1866। सुरेंद्र बनर्जी जी हैं, इन्होंने जो है उसी की एक्यूरेट 10 साल बाद क्या शुरू किया? इंडियन एसोसिएशन। कहाँ पे? कोलकाता में 1876 में। फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे हैं, ये जो है एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने क्या बनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। अपने देश प्रेम को ही बोलते हैं बेसिकली नेशनलिज्म। और ये आता कैसे है? ये आता है जब हम लोग एक कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, कॉमन फेस्टिवल शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज मोस्टली शेयर करते हैं, तो ये अपने आप डेवलप हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये है नेशनलिज्म। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमको लेके जाएंगे किस तरफ? नेशनलिज्म की ओर भारत में। देखो, अब यहाँ एक बात ये समझ जाना ज़रूरी है कि नेशनलिज्म किसी एक व्यक्ति के द्वारा आएगा नहीं। नेशनलिज्म को तो सभी को फील करना पड़ेगा ना, सभी लोगों को ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ेगा, सभी लोगों को वो दर्द झेलना पड़ेगा, तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ, ब्रिटिश हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये ध्यान देने वाली बात है हमें यहाँ पे कि देखो कैसे लोग दोस्त बनते हैं। यहाँ ये बात समझो, सिंपल फिलॉसफी, कैसे लोग दोस्त बनते हैं। पर्सन ए पर्सन बी, ये दोनों लोग दोस्त एक ही शर्त पे बनेंगे। पर्सन ए और पर्सन बी की या तो प्रॉब्लम सेम हो जाए, या तो दोनों लोग जो है
एक ही प्रकार का सुख शेयर करते हों, एक ही प्रकार का लग्जरी शेयर करते हों। होता है ना, क्लास में अगर आप देखेंगे तो जो दोस्ती होती है 95% ऑफ द टाइम वो जो दो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में हो जाएगी, क्योंकि उनके जो है प्रॉब्लम सेम है। एक को मैथ से सम नहीं आ रहा है, दूसरे को भी नहीं आ रहा है, दोनों हेल्प करेंगे, दोनों का मेंटल स्टेमिना वही है, दोनों आपस में दोस्त बन जाएंगे। फिर आप देखो उसी क्लास में जो है एक और ग्रुप बन जाता है उन बच्चों का जिनकी फिर प्रॉब्लम सेम है कि अरे यार आज होमवर्क नहीं हुआ है सर, आज कॉपी मांगेंगे, कॉपी नहीं कंप्लीट है, उनकी प्रॉब्लम सेम है। तो जब प्रॉब्लम्स सेम होती है इंसान की, तो इंसान उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके पास भी सेम प्रॉब्लम हो। तो इंडिया में जो है जो इनिशियलिज्म की शुरुआत हुई उसके पीछे जो सबसे पहला कारण था वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नस्ल भेद जिसको आप बोल सकते हैं। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस। कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो है ब्रिटिशर्स की जो हमको जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट की। जैसे ब्रिटिश जो है कभी भारतीयों के साथ घुल मिल नहीं पाए, उनका जो लिविंग एरिया था वो भी सेपरेट था, उनके जो क्लब्स थे वो भी सेपरेट थे, उनके थिएटर भी अलग थे। वो कभी भारतीयों को जो है अपने नज़दीक आने ही नहीं दिए। इवन कई जगहों पे तो जैसे खासकर शायद प्रयागराज ही था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ एक प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। वो लेविस जगह पे ये दोनों लोग अलाउ नहीं है। तो मतलब इससे कहीं ना कहीं इंडियंस तो ह्यूमिलेशन फील करेंगे ही ना कि यार मेरे देश में तुम आए हो और तुम मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार करते हो। तो पहली प्रॉब्लम, ऑल द हायर पोस्ट जॉब्स इन सिविल सर्विसेज और इन द आर्मी वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। जितनी हाई पोस्ट वाली जॉब थी, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो चाहे आर्मी में हो, वो सब की सब रिजर्व थी किसके लिए? गोरे लोगों के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए। भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा ओहदे नहीं दिए गए थे। फिर ऐसे ही इस सब चीज़ों को और मजबूत किया किस चीज़ ने? आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। इससे पूरी तरह ओपन हो गया कि ब्रिटिश लोग जो है इंडियंस के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ, भारतीयों को अगर बंदूक रखना है तो उनको लाइसेंस चाहिए, यूरोपियंस को अगर बंदूक रखना है तो विदाउट ए लाइसेंस दे कैन ट्रेवल। तो ये जो लाइसेंस जो भारतीयों को जो मिलता था बंदूक रखने के लिए, वो क्या कहलाया? वो बैज ऑफ इन्फीरियरिटी, यानी कि भारतीय इन्फीरियर है। भारतीय इन्फीरियर है तभी तो उनको क्या रखना पड़ रहा है? अपने ही देश में बंदूक लेके घूमने के लिए उनको क्या रखना पड़ रहा है? लाइसेंस रखना पड़ रहा है। इससे ये तीसरा कारण हो गया जिससे भारतीय और अपसेट हो गए। इन मैटर ऑफ जस्टिस यूरोपियंस वर गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट, इंडियंस वर ट्राइड इन सेपरेट कोर्ट्स वाइल यूरोपियंस हैड स्पेशल कोर्ट्स। यानी कोर्ट्स भी दो तरीके की हो गई। जो भारतीय गुनहगार होते थे उनके लिए अलग कोर्ट, जो यूरोपियन गुनहगार होते थे उनके लिए अलग कोर्ट। इससे भारतीयों को जो है ठेस पहुंचा। उसके अलावा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आइवर्ड बिल कंट्रोवर्सी कब आई थी? 1883 में। ठीक है, इसमें हुआ क्या, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें हुआ क्या, आइवर्ड बिल पेश हुआ। उसमें ये कहा गया कि जो सीनियर जज हैं भारत के, वो सुनवाई कर सकते हैं ऐसे लोगों की जो क्रिमिनल हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इंडियन है कि ब्रिटिशर्स हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो बिल था ये हम लोगों को, खासकर इंडियंस को, एक आज़ादी देता था कि आप जज हैं, आपकी गरिमा काफ़ी ज़्यादा है, आपके लिए क्या इंडियन क्या ब्रिटिशर्स, अगर कोई ब्रिटिशर्स भी गुनहगार हैं तो आप उसकी भी सुनवाई कर सकते हैं अपने कोर्ट में। लेकिन जल्दी ही जो है ब्रिटिश लोग इससे नाराज़ हो गए इस बिल से और बिल को हटा दिया गया, आइवर्ड बिल को हटा दिया गया। अब जैसे ही हटाया गया तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह पानी जैसे साफ़ हो गया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इंडियंस हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं ये दोनों क्या अलग अलग हैं।
और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि एक इंडियन आदमी एक इंडियन आदमी जो कि ओहदे से जो है क्या है, जज है, और एक ब्रिटिश आदमी जो कि क्या है, कल्प्रिट है। कल्प्रिट का मतलब गुनहगार है। क्या दोनों बराबर भी नहीं है क्या? बराबर तो छोड़ो, क्या ये आदमी जो है इनके नीचे भी नहीं है, इंडियन जज के नीचे? भाई चोर और जज में दोनों फ़र्क रहेगा ही रहेगा। अब चोर जो है इंग्लैंड का हो, चोर जो है किसी जापान का हो या अमेरिका का हो, जज जज होता है। जज का ओहदा हमेशा ऊपर रहेगा और वो सुनवाई भी कर सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, जो इंडियन जज है वो किसी भी ब्रिटिश कल्प्रिट की सुनवाई नहीं कर सकता है। इससे भारतीयों को और ठेस लग गई कि यार क्या मतलब, एक इंडियन जज जो है एक ब्रिटिश अपराधी से भी छोटा है। तो ये भी एक जो है ठेस लगने वाली बात थी। तो इन सारी चीज़ों से बेटा एक चीज़ ये क्लियर हुआ कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ कैसा भेदभाव कर रहे थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो हमेशा ये जताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय हमेशा जो है इन्फीरियर ही रहेंगे, हम उनके साथ कभी भी घुलेंगे मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखो वेस्टर्न एजुकेशन क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया यहाँ पे है और यूरोप यहाँ पे है। अब अगर आप देखेंगे डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन को समझेंगे तो इधर आपका हो गया ईस्ट, इधर हो गया आपका वेस्ट। तो इधर से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो क्या है, वेस्टर्न चीज़ें। कैसी चीज़ें हैं, वेस्टर्न चीज़ें हैं। तो भारत में इधर से जो शिक्षा आई, यूरोप से जो भी शिक्षा आई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टर्न एजुकेशन। तो अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन ने हमको कैसे इन्फ्लुएंस किया। तो ब्रिटिश ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया क्या, वेस्टर्न एजुकेशन। वो चाहते थे कि भारतीयों को ट्रेन कर दिया जाए ताकि उनको जो है छोटी मोटी जो है क्लर्क की नौकरी मिल जाए। हाँ, ऐसा ये लोग जो है इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको भारतीयों से प्रेम है, इनको भारतीयों से लगाव है। इनको लगा जो छोटी मोटी पोस्ट पे यूरोप से लोग आएंगे वो जाहिर सी बात ज़्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि भाई तुम विदेश काम करने जाओगे अपना देश छोड़ के तो तुम ज़्यादा पैसा वहाँ डिमांड करोगे ही करोगे। तो इनको लगा कि छोटी मोटी नौकरियों के लिए क्यों विदेश से आदमियों को लाना, क्यों अपने देश से आदमियों को लाना। इन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, इंग्लिश वगैरह पढ़ाते हैं, साइंस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और बस इनको अपनी जगह क्लर्क रख देते हैं छोटे मोटे दाम पे। दूसरा चीज़ है द ब्रिटिश वांटेड टू रियर देयर कल्चर एंड कॉन्कर द गुडविल ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस, बट एजुकेटेड इंडियंस वर द फर्स्ट टू फील द ह्यूमिलिएशन ऑफ द फॉरेन रूलर्स। ब्रिटिश चाहते थे कि जो है जब मैं इन लोगों को अपना वेस्टर्न एजुकेशन दूंगा तो कुछ भारतीय जो है उनके लिए मैं एज अ हीरो बन जाऊंगा, उनको जो है यूरोपियन कल्चर पसंद आ जाएगा, उनको जो टेस्ट है वो इंग्लिश हो जाएगा और वो मेरी साइड आ जाएंगे। लेकिन यही चीज़ उनके लिए पलटवार कर गई। यही भारतीय जो लोग पहले पढ़ लिख गए वही लोग को पहले फील हुआ क्या, ह्यूमिलिएशन। उन्हीं लोगों को फील हुआ कि हाँ यार मैं क्लर्क की नौकरी यहाँ कर तो रहा हूँ, मुझे जितना काम कर रहा हूँ मुझे कभी प्रमोशन अच्छा मिल ही नहीं सकता, मेरी सैलरी भी और सभी लोगों से कम है, ये लोग अपने साथ घुलने मिलने नहीं देते हैं, ये लोग तुच्छ सा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। पढ़ाई लिखा आदमी तो ह्यूमिलिएशन पहले फील करेगा। तो यही चीज़ जो ब्रिटिश सोच रहे थे कि इन लोग को मैं अपने जैसे बना दूंगा और ये लोग मुझे पूजने लगेंगे, यही लोग पढ़ लिख के जो है समझ में आ गया कि नहीं ब्रिटिश ही गलत है। नेक्स्ट है वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द स्टडी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल थॉट एंड इकोनॉमिक आइडियाज़ gave the educated Indians and rational means logical, rational means logical, secular, democratic, national outlook। अब ये पढ़े लिखे लोग जाहिर सी बात है इनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ यहाँ तक तो सीमित नहीं रह जाएगी, बस नौकरी पा गए पढ़ाई लिखाई खत्म। लोग पढ़ा करते थे, लोग लाइब्रेरी वगैरह जाया करते थे, वहाँ लोगों ने पढ़ा इतिहास, पढ़ा कहाँ का, यूरोप का पॉलिटिकल हिस्ट्री इन्होंने पढ़ा, पॉलिटिकल थॉट्स इन्होंने पढ़ा, वहाँ की इकोनॉमिक आइडिया इन्होंने देखा। तो इनको लगा कि यार देश हम लोग सोचते हैं कि बस यही
भारत ही है, इसके आसपास के जो और देश है बस यही देश है, यही जो हिस्ट्री है वही हिस्ट्री है, यहाँ जो पॉलिटिकल आइडिया है वही पॉलिटिकल आइडिया है। लेकिन बाहर तो कुछ और पकड़ा है, क्योंकि बाहर रेनेसांस पहले आ गया था, बाहर के लोग जल्दी जागृत हुए, तो वो लोग डेमोक्रेसी का आइडिया ला चुके थे, वो लोग इकोनॉमिक्स का आइडिया ला चुके थे, वो लोग जो है फ्रीडम राइट का, अधिकारों का आइडिया ला चुके थे, और भारत में कुछ है ही नहीं। तो जब इन लोगों ने वहाँ के इतिहास पढ़ा, वहाँ के पॉलिटिक्स जब इन्होंने पढ़ा, तो इससे जो है इनकी जो सोचने समझने शक्ति थी वो और बढ़ी, जो कि कहीं ना कहीं हम ही लोगों के लिए फ़ायदा की। जैसी बात है, जब आप पढ़ोगे और चीज़ों को तो आपके जो मेंटल आउटलुक है वो बढ़ेगा। द स्लोगन, जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी मीन्स समानता, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, और फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, बंधुत्व। ठीक है, इसने भी लोगों को जो है एजुकेटेड इंडियंस लोगों को जो है इम्प्रेस किया कि यार जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, वो लोग जो है इकट्ठे हुए और वो लोग जो है गलत के खिलाफ जो है लड़ाई कर डाले, हम लोग इकट्ठे होंगे, हम लोग भी जो ऐसा कर सकते हैं। ये सब चीज़ उनको इम्प्रेस भी कर रहा था, मोटिवेट भी कर रहा था। पढ़ाई लिखाई की, इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड अ लीडिंग पार्ट इन दिस प्रोसेस। इट वॉज थ्रू दिस लैंग्वेज दैट द इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री कुड मीट एंड एक्सचेंज आइडियाज़। अब पहले क्या था कि लैंग्वेज बैरियर था। पहले एक यूपी का आदमी जो पढ़ा लिखा है या फिर ना भी पढ़ा लिखा हो, उसके अंदर मान लो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वो केरल के आदमी के साथ अपना आइडिया एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग मलयालम बोलेंगे, यहाँ के लोग अपना हिंदी बोलेंगे, एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, आइडिया नहीं एक्सचेंज हो पाएगा। लेकिन जब इंग्लिश आ गई तो इंग्लिश ने काम किया एज अ कॉमन लैंग्वेज। अब यूपी का आदमी और केरल का आदमी इंग्लिश जान रहा है, केरल का आदमी कुछ बात करनी है यूपी के आदमी से, कोई आइडिया एक्सचेंज करना है, इंग्लिश में कर देगा। यूपी का आदमी को भी कुछ बताना है, इनको इंग्लिश में बता देगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो है देश में एक सूत्रधार बना, और सूत्रधार का जो एक भाषा थी वो कौन सी भाषा बनी? इंग्लिश भाषा बनी। अब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होने लगे थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के लोग जो है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करने लगे थे, अपने आइडियाज़ को लोगों को बताने लगे थे, और भाषा कौन सी यूज कर रहे थे? इंग्लिश। थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन, सोशल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडियंस वाज अवेकेंड। अब इसमें क्या हुआ कि जब वेस्टर्न एजुकेशन आया तो वही चीज़ें, सोशल कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना, नेशनल चेतना, ये सारी चीज़ें बेटा जागरूक हुई। उसके अलावा जो है कुछ उस समय के थिंकर थे जो इन लोगों पे इफेक्ट डाले, जैसे कि रूसो थे, मैजिनी थे, थॉमस पेन थे। इन लोगों ने आइडियाज़ पढ़े लिखे लोगों ने जब इन लोगों के आइडियाज़ पढ़े, तो इनका जो सोचने समझने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं जो है इनका ब्रॉड हुआ, दिमाग थोड़ा और खुला कि देश सिर्फ यही नहीं है, दुनिया सिर्फ यही नहीं है, इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो पहला है जो एग्रीकल्चरल इंडिया था वो एक इकोनॉमिक कॉलोनी बन गया था। हम लोग इसको जो है पहले भी देख चुके हैं कैसे बना था, इकोनॉमिक कॉलोनी बन गया था। इसमें क्या होता था कि ये बिल्कुल ऐसा बन गया जैसे एक गोदाम होता है, भारत सिर्फ एक गोदाम जैसे बन गया था कि गोदाम से जितना सामान चाहिए निकाल लो बस। तो वैसे ही भारत क्या बन गया था कि यहाँ पे जो है जैसे कॉटन के फील्ड थे, ठीक है, और इंडिगो फार्मिंग थी, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे किसान से उगवाया जाता है ज़बरदस्ती, और फिर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ों को ब्रिटिश, जैसे यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर है, ये इन लोगों से जो है इन सभी चीज़ों को जो है कलेक्ट करवाता और ले जाके इंग्लैंड में इन सभी चीज़ों को अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या थी? इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था कहाँ पे? यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था कहाँ पे? इंग्लैंड में जाता था। और इंग्लैंड में क्या था? इंग्लैंड में था इंडस्ट्री, वहाँ कारखाने थे, तो कपड़े जरूरी यहाँ से गई तो वहाँ कपड़े बनेंगे। विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज ruined। और जब से ब्रिटिश रूल चालू हुआ इंडिया में, तब से
जो हमारा हैंडीक्राफ्ट मतलब ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो हम लोग हाथ से बनाते थे पहले, अभी भी खासकर अभी बनाया जाता है। पहले जो जैसे बुनाई का काम हो गया, मिट्टी की घड़े वगैरह बनाना वगैरह हुआ, तो सारी चीज़ें बेटा जो रुइंड हो गई, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। उसके पीछे कारण लोग पिछले ही चैप्टर में समझे थे कि क्योंकि सारे सामान जब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में बनाने लगे थे तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता था, सामान अच्छे होते थे, रंगीन होते थे और कम कीमत पे होते थे। तो ब्रिटिश उन सभी सामान को भारत में लेके आते थे क्योंकि इसको एज अ मार्केट भी वो लोग यूज करते थे। तो यहाँ के लोग ऐसे सामान खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना जो सस्ते हैं। तो जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे सभी लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ठीक है, मिलियंस ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस वर रेंडर्ड जॉबलेस, और लोगों ने जो है अपनी जॉब खो दिया। कारण क्या था मैंने अभी डिस्कस किया। द ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडिया मार्केट्स स्पेशली इन रेलवे, शिपिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन was used to help the British industries and to get huge profit as well। वो लोग यहाँ पे जो भी मनी इन्वेस्ट किए, वो लोग यहाँ पे जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किए भारत के मार्केट में, वो लोग अपने यूज के लिए जो है इन्वेस्ट किए। जैसे वो लोग यहाँ रेलवे की लाइंस बिछाए, वो लोग यहाँ शिपिंग इंडस्ट्री बनाए, वो लोग यहाँ पे ऑयल खोजे, ठीक है, यहाँ वो लोग चाय के बागान बनाए, कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू किए। तो सारी चीज़ें वो लोग इसलिए शुरू किए ताकि इससे जो है उनके इंडस्ट्रीज और रॉ मटेरियल्स मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकें। जैसे रेलवेज़ है, रेलवे शुरू करने के पीछे कारण क्या था, अब ऐसे समझो। मान लो यहाँ पे कोई, मान लो यहाँ पे इंडिगो है बिहार में, ठीक है, बिहार में मान लो इंडिगो है, बिहार में इंडिगो है। तो अब नील को जो है वो लोग अपने देश ले जाना चाहते हैं, इधर कहीं इंग्लैंड में, तो कैसे लेके जाएं? तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि रेलवे के जरिए आसानी से जो है लोड किया जाए और यहाँ तक लाया जाए, फिर यहाँ से जो है शिप पे लोड करके लेके चले जाएं, या तो रेलवे के जरिए जो है गुजरात तक लाया जाए, फिर यहाँ से जो है लोड करके फिर लेके चले जाएं। तो ट्रांसपोर्टेशन अपने लिए ही वो लोग शुरू किए थे, किसी और लोगों के लिए नहीं शुरू किए थे। बात समझ में आई यहाँ तक? तो होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा देखते हैं और जो यहाँ से हम लोगों से जो टैक्स लिया जाता था, हैवी टैक्स, वो जो है हम लोगों पे ना खर्चा होके वो सारा चीज़ें जो है वो लोग अपने लिए खर्चा करते थे। वो लोग जो है जो भी चीज़ें थी यहाँ से ले जाके यूरोप ले जाया करते थे, अपने इंग्लैंड ले जाया करते थे वो लोग, जैसे कि। और इस चीज़ को जो है सबसे पहले पॉइंट आउट किया दादा भाई नौरोजी जी ने। उन्होंने जो है एक किताब लिखी, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी, ड्रेन थ्योरी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया का सारा पैसा अपने देश में लेके जा रहे हैं। जैसे कि जो प्रॉफिट हो रहा है, जो सारे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, ये लोग इस देश में, इनके जो भी लोग नागरिक रह रहे हैं, यूरोप में जो भी रह रहे हैं, वो लोग जो भी सेविंग्स यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ भी सैलरीज पा रहे हैं, जो भी उनको पेंशन मिलेगी, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? इंडिया से मिलेगी, इंडिया के लोगों का टैक्स से मिलेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जाएंगी कहाँ? लास्ट में सारी चीज़ें जाएंगी कहाँ? इंग्लैंड जाएंगी, यूरोप जाएंगी। तो पैसा गया कहाँ भारत का? इंग्लैंड गया। उसके अलावा ऑल द सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी फेल्ट द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश एंड रियलाइज दैट quite drastic steps were needed to correct the situation. This automatically led to an upsurge of nationalist favor। और सारी चीज़ें जो है भारतीय लोगों को समझ में आने लगी धीरे धीरे, और उनको इस चीज़ का जो है समझ में आ गया कि जल्दी अगर हम लोग कुछ स्टेप ना उठाए, इसको सही ना किए, तो सारी चीज़ें पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो जाएंगी। हालांकि बर्बाद हो भी चुकी थी मोस्ट ऑफ द चीज़ें, और इसी वजह से जो है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सेम थी और उनका जो इनमी था वो कॉमन था, उनका जो प्रॉब्लम था वो कॉमन था, तो लोगों ने जो है एक नेशनलिस्ट फेवर में काम किया। लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिस्ट का जन्म हुआ, एक राष्ट्रवादी का जन्म हुआ। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रेस एंड इंडियन लिटरेचर। देखो बेटा, लोग एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे? जैसे मान लो मैं कोई चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ, तुम जैसे मैं अभी यूज क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ऑनलाइन मीडियम यूज़ कर रहा हूँ तुमको पढ़ाने के लिए, मैं अपना मैसेज तुम्हारे तक कन्वे कर रहा हूँ, तो ये भी एक मीडियम है। यूट्यूब भी एक मीडियम हुआ मैसेज कन्वे करने का। तो उस समय तो सही चीज़ें थी नहीं, उस समय कुछ लिमिटेड सोर्सेज ही थे मैसेज पहुँचाने के लिए। तो उसमें से जो एक सोर्स था वो था किताब, और उसके अलावा जो दूसरा सोर्स था
वो था प्रेस, न्यूज़पेपर वगैरह। तो इन लोगों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भारत का एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है ब्रिटिशर्स की, वो दूसरे आदमी को कैसे बताएगा? जो आदमी यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठा है, तो किसकी मदद से बताएगा? लिटरेचर और न्यूज़पेपर की मदद से। द प्रेस प्लेड एन इनॉर्मस रोल इन फॉस्टरिंग नेशनल यूनिटी एंड क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। भारत में नेशनल यूनिटी के लिए और चेतना जगाने के लिए जो अखबार हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा जो है रोल प्ले किया। अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, कई सारे जो है न्यूज़पेपर उस समय शुरू किए गए थे, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, द ट्रिब्यून, पॉइनर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, द स्टेट्समैन, ये सारी चीज़ें बेटा शुरू की गई थी। इससे जो है लोगों के पास मैसेज पहुंचा, लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना जनरेट हुई। इसके अलावा कुछ बुक्स भी थी जो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर की, जैसे बंकिम चंद्र के द्वारा बेटा लिखी हुई किताब थी आनंद मठ, हम लोग ऊपर अभी देखे थे। इसके अलावा जो है एक प्ले था, एक नाटक था, भारत दुर्दशा। ये सब चीज़ें जो है जब लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा, तो इन सब चीज़ों ने लोगों को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाया कि हाँ, ब्रिटिश हमारे साथ जो है गलत कर रहे हैं और हम सभी लोग एक तरफ हैं और ब्रिटिश उस तरफ है, हम सभी लोग एक हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है नेशनलिज्म की भावना पैदा की। फिर है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हम लोग इसको जो है देख चुके हैं। इसमें क्या था कि जो लोकल लैंग्वेज में जो अखबार छप रहे हैं उसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसर लगा दी थी। किसके समय चालू हुआ था? लॉर्ड लिट। और कब चालू हुआ था ये? 1878 में। इसको बेटा जो है रिपील किसने किया? 1881 में इसको रिपील किया लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, हाँ, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये एप्लीकेबल नहीं था इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए। चलो, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे टू थाने शुरू की गई थी कब? 1853 में। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है रेलवे लाइंस की जो लंबाई थी वो बढ़ती गई। 1869 तक 6000 किलोमीटर तक लाइन बढ़ गई और 1905 आते आते 45,000 किलोमीटर तक लाइन बढ़ गई। 1905 में क्या कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई थी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिसाइड इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स द रेलवे फैसिलिटेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब रेलवे जो बिछाई जा रही थी रेल लाइन, इसमें जो है ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका फ़ायदा ये था कि इससे उन लोग का ट्रेड बढ़ रहा था। मैंने अभी यहाँ पे समझाया कि एक सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है ये लोग रेलवे का सहारा लेते थे। लेकिन भारतीयों के लिए ये चीज़ कैसे अच्छा हुआ कि जब भारतीय लोग अब आसानी से जो है अपना जो आइडिया था वो शेयर कर सकते थे। द नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे मेड इट ईजी फॉर पीपल टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अदर पार्ट एज सून द पीपल रियलाइज द बेसिक यूनिटी ऑफ इंडियंस। धीरे धीरे लोग जो है रोड अच्छी होने की वजह से, रेलवेज होने की वजह से भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने लगे, भारत के एक कोने से दूसरे कोने में जाने लगे। और लोगों को धीरे समझ में आया कि जो प्रॉब्लम मेरे पास है, जो प्रॉब्लम यूपी वाले के पास है, वही सेम प्रॉब्लम तो कर्नाटका में भी है, वही सेम प्रॉब्लम तो बंगाल में भी है, और हम सभी लोग तो एक हैं ना, ये पूरा एक देश हुआ। तो यही चीज़ जो है एज अ यूनिटी जैसे काम की, यही डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल स्लोली स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स बिलोंगिंग टू वन कंट्री। लोगों को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, जब लोग एक दूसरे से मिले उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं यार, हम सभी लोग तो एक ही देश से बिलोंग करते हैं, हम सभी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सेम है। और फिर धीरे जो है जो एक रीजनल डिस्पैरिटी थी कि वो तो बिहार का है, वो तो असम का है, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होने लगी। धीरे धीरे लोग मिलने लगे, क्योंकि जब आप मिलते हो किसी से तभी आप जो है लोगों के बारे में अच्छे समझ पाते हो। यहाँ घर में बैठे हुए आप किसी के बारे में कोई राय नहीं बना सकते हैं, बहुत मुश्किल है उसकी चीज़ के लिए।
द फैक्ट दैट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया हैड बीन कॉन्कर्ड एंड वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, द सेम एंड सिमिलर लॉज इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश सिर्फ मेरे ही इलाके पे नहीं कब्जा किए हैं, ऐसे तो कई सारे इलाके हैं और हर जगह जो है एक ही जैसे कानून चल रहा है। दिस मीन देयर वर कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कॉमन सोल्यूशंस फॉर ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया विच ऑटोमेटिकली लेड टू द यूनिटी अमंग द पीपल। और फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कॉमन है, उसके जो सोल्यूशंस हैं वो भी कॉमन है। और इसे धीरे धीरे जो है, मैंने शुरुआत में बताया था, कॉमन प्रॉब्लम का मतलब वो लोग क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। ये सब चीज़ों से जो है इंडिया के लोग यूनाइट हो गए। चलो, रिफॉर्म्स मूवमेंट। अब उसी समय के दौरान बेटा कुछ रिफॉर्म्स मूवमेंट भी चालू हुए, कुछ सुधार मूवमेंट भी चालू हुए। जैसे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सेटअप किया गया ब्रह्मो समाज, कब, 1828 में, ठीक है। और हाँ, इनको रिफ़र किया जाता है एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस। रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है, पुनः जागरण। द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 बिलीव्ड इन मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब होता है वर्शिप ऑफ वन गॉड। वर्शिप ऑफ वन गॉड मीन्स मोनो, मोनो मीन्स सिंगल। इट आल्सो एड्रेस्ड क्रिटिकल सोशल इशूज लाइक वुमेन्स फ्रीडम, fought against evil such as female infanticide, child marriage, सती प्रथा। तो ये शायद मेरे ख्याल से उन चुनिंदा लोगों में से थे, उन चुनिंदा पहले ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने वुमेंस के फ्रीडम की बात किया, जिन्होंने महिलाओं के आज़ादी के बारे में बात की। जैसे कि जो है महिलाओं को लोग पैदा होने पे मार दिया करते थे, छोटी एज में उनकी शादी करा दिया करते थे, अगर उनका हस्बैंड ख़त्म हो जा रहा है तो उनको जो है उसके साथ जला दिया करते थे। तो इन सभी चीज़ों के पीछे जो है राजा राम मोहन रॉय ने जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रिफॉर्म किया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि सब चीज़ें गलत है। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। इन्होंने एक मिशन की शुरुआत किया, रामकृष्ण मिशन, कब, 1897 में। इस मिशन का जो है एम क्या था? टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ठीक है। फिर आते हैं दयानंद सरस्वती जी। ये फाउंडर है किसके? आर्य समाज के। हम लोग ऊपर ही देखे थे कब फाउंड हुआ था, 1875 में, ठीक है। इन्होंने जो है पक्ष लिया, इन्होंने जो है वकालत किया किस चीज़ का? फॉर द रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म एंड एम्फेसाइज्ड ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इन्होंने जो है वेद के अथॉरिटी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने जो है बात किया कि हमें हिंदुइज्म में, हमें हिंदू धर्म में कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कुछ सुधार करने पड़ेंगे। उसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी कब फॉर्म हुआ? 1875, ठीक है। किसने फॉर्म किया? कॉर्नेलियस हेनले ऑलकॉट, मैडम हेलेंजा। इनका जो है जो एम था, उनका एम यही था कि स्पोर्ट स्पिरिचुअलिटी एंड प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि पूरे के पूरे विश्व, पूरा संसार जो है ये एक रहे और लोग जो है स्पिरिचुअल तरफ बढ़े। बाकी ज्योतिराव फूले डोंट गेट कंफ्यूज, ज्योतिबा फूले ये महाराष्ट्र से थे, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने बनाया सत्यशोधक समाज, यानी कि सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रुथ, यानी वो लोग जो सत्य की खोज में हैं। कब बनाया? 1873 में। इस सोसाइटी का एम था ये लोगों को फ्रीडम दे, खासकर उन लोगों को जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और उसके अलावा इनका एम था कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वगैरह को ख़त्म किया जाए। उसके अलावा इनकरेज रैशनल थिंकिंग, यानी कि जो अभी मैंने रैशनल का मतलब बताया, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाए और ऐसी चीज़ों के खिलाफ लड़ाई किया जाए जो ब्लाइंड फेथ होती हैं, जो से लोग आँख उनके किसी भरोसा कर लेते हैं कि हाँ अगर ये कह रहे हैं धर्म गुरु हैं हमारे, ये कह रहे हैं तो सही होगा। ये सब चीज़ों पे इन्होंने जो है कहीं ना कहीं वार किया। दे ऑल इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस एंड मेड इंडियंस प्राउड ऑफ देयर कल्चर। ये लोग जो है भारतीयों के मन में जो है ये चीज़ भरे, ये लोग डाले कि हम सभी लोग एक हैं, हम सभी लोग इंडियंस हैं और हम लोगों को अपने कल्चर पे, हम सभी लोगों को अपने कल्चर पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए।
इवन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा भी था कि इंडिया फॉर इंडियन, यानी कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। दिस इज इन ब्रीफ व्हाट द रिफॉर्मर्स वांटेड इंडियंस टू फील। और ये जो 3 वर्ड हैं इंडिया फॉर इंडियंस, यही ये गुरु मंत्र है जो सभी रिफॉर्मर्स चाहते थे कि भारतीय लोग जो है इस चीज़ को महसूस करें कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए, जो अगर कोई और बाहर से जो आया है तो हमें उसके खिलाफ जो है खड़े होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन स्कॉलर्स एंड द rediscovery of India's heritage. Several European scholars made significant contribution to the study of ancient India. तो कई सारे जो है बाहर के पढ़े लिखे लोग, खासकर यूरोपियन स्कॉलर्स लोग, इन लोगों ने जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि हम लोग एशियन इंडियन हिस्ट्री को जो है पढ़ें। जैसे कि काफ़ी सारी किताबें उन लोगों को मिली, उन लोगों ने उस चीज़ को जो है ट्रांसलेट किया उसको ऐसी भाषाओं में जो आज पढ़ी जा सके। और जब इस सब चीज़ों को भारतीयों ने पढ़ा तो इससे उनके अंदर क्या आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। भारतीयों जैसे आज काफ़ी सारे लोगों को पता है, आज एक क्लास 6 क्लास 7 के बच्चे को मालूम चल जाता है कि हमारा हिस्ट्री कहाँ से जो होता है, इंडस वाले सिविलाइजेशन वगैरह सब मालूम चल जाता है। उस समय सब चीज़ लोगों को नहीं जानकारी थी, तो कहीं ना कहीं लोग बहुत इन्फीरियर फील किया करते थे कि जो है हमारा खुद का कोई इतिहास नहीं है, हम लोग तो जंगलों में रहा करते, लाइक दिस। काफ़ी जो है सोच थी लोगों की। लेकिन जब पता चला कि नहीं, जो है हमारा भी एक अपना इतिहास है, हम लोग भी जो है इतिहास में काफ़ी जो है चीज़ें बनाए हैं, तो इससे लोगों को, जो भारतीय लोग थे, उनका जो है थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसमें कुछ स्कॉलर्स थे, मैक्स मिलर थे, सर एलेक्जेंडर कनिंघम थे, जेम्स प्रिंसेप थे। तो ये लोग जो है अपना जो है काफ़ी अपने आप को डेडिकेट किया किस चीज़ में, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ रिच हेरिटेज एंड शोड डीप रिस्पेक्ट फॉर इट्स कल्चर। ये लोग जो है अपना काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से, काफ़ी डीपली ये लोग इंडिया के हेरिटेज, ये लोग इंडिया का जो एक एंशिएंट हिस्ट्री थी जो काफ़ी हेरिटेज मानी जाती है, उसमें इन लोगों ने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डीप डाउन किया और काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग बाहर लेके आए। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि 1784 में शुरू किया गया था, ये भी काफ़ी पिवोटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है किस चीज़ में, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके अलावा जो और बाद में जो है खोजा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह जब खोजा गया, तो इसने हाईलाइट किया जो है किस बारे में, हमारे जो है एक गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में, कि हम लोग इतिहास में भी कुछ थे। हमारा इतिहास 500 साल पुराना नहीं, 1000 साल पुराना नहीं है, हमारा इतिहास उससे पुराना है। These efforts re-instilled a sense of pride among the Indians in their past and inspired them to work towards building a bright future. इस सब चीज़ से जो है भारतीय लोग और ज़्यादा मोटिवेट हुए कि हमारा जो है इतना बेहतरीन पास्ट था, हम लोग और मेहनत करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर भी बेहतरीन हो सके। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो देखो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं जो हम लोग उस रिवॉल्ट में पीछे हटे, उसके पीछे जो मेन कारण निकल के आया वो था कि एक कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक कोई लीडरशिप थी ही नहीं, एक कोई ग्रुप था ही नहीं। लोगों की चीज़ रियलाइज हुई तो लोग छोटा छोटा अपना ग्रुप जो है बनाने लगे। तो उसमें सबसे पहले से इम्पोर्टेंट ग्रुप आया वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है बनाया गया था कहाँ पे, लंदन में 1866 में दादा भाई द्वारा। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में जो भी हो रहा है उसको जो है लंदन में रह के ब्रिटिश सिटीजन्स को बताया जाए, वहाँ के निवासियों को बताया जाए कि तुम्हारी सरकार जो है हमारे देश में क्या कर रही है, and the members of parliament. The association also established branches in Mumbai. अब ये एसोसिएशन थी, एक ग्रुप था, इसने अपने कुछ ब्रांच बनाए, बॉम्बे में बनाया, कोलकाता में बनाया, मद्रास में बनाया। किस लिए? तो प्रमोट इट्स मिशन इन इंडिया। उसके अलावा है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये फाउंड किया गया था 1883 में। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो है काफ़ी एक समाज सुधारक थे, काफ़ी अच्छे लीडर थे, कहाँ के? बंगाल के। नेशनल कॉन्फ्रेंस मस्ट विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1886।
आगे चल के जो है 1883 में फॉर्म हुआ। ये अपने जो है तीसरे साल में मर्ज हो जाएगा किससे, बड़ी वाली पार्टी। बड़ी पार्टी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो दोनों का जो बोल सकते हो एम था वो सेम था। तो जो INC है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आगे चल के जो है किससे मर्ज होती है, किससे जुड़ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले कौन बना, ये 1883 में। ये कब बना, 1885 में। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं INC। इसको बनाया गया एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, शॉर्ट में बोलते हैं AO ह्यूमे। ठीक है। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने जो है अपने साथ कुछ उस समय के जो इम्पोर्टेंट इंडियन लीडर्स थे उनको साथ में लिया और इन्होंने जो है बना दिया क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी जब मीटिंग के लिए हुआ कि मीटिंग इसकी कहाँ रखें, हमारा जो ग्रुप है इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग कहाँ रखा जाए, तो लोगों ने डिसाइड किया पुणे में रखते हैं। और कब, दिसंबर 1885 में। लेकिन जो है पुणे में उसी समय एक प्लेग महामारी फैल गई, प्लेग जैसा, तो मीटिंग को चेंज करना पड़ा लोकेशन को, और लोकेशन कहाँ रखी गई, बॉम्बे में। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका पहला सेशन, जो इसका पहला अधिवेशन, जो इसका पहला मीटिंग हुआ था उसके बारे में। तो डेट तो ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यही है दिसंबर के महीने में लोग मिला करते थे। तो 20 दिसंबर से 31 दिसंबर पहला मीटिंग हुआ था और 1885 में हुआ था। इसी साल ये बनाया भी गया था, 1885 में ही बनाया गया था। ठीक है। वेन्यू क्या था, कहाँ लोग मुलाकात किए थे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे। बॉम्बे में क्यों, क्योंकि पुणे में जो मीटिंग का प्लान था वहाँ पे जो है प्लेग आ गया था। ठीक है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, याद रखना, उमेश चंद्र बनर्जी, आल्सो नोन एज WC बनर्जी। और इसमें जो है टोटल 72 लोग आए थे। कितने लोग, 72 लोग आए थे। 72 लोग पहले वाली मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे, 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड। उस समय के वाइसरॉय कौन थे, याद रखना, लॉर्ड डफरिंग। इन्होंने जो काफ़ी सपोर्ट किया कांग्रेस को बनने में, यानी वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस समय जो भी थे, लॉर्ड डफरिंग, इन्होंने जो है सपोर्ट किया फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस के लिए। और इनको सपोर्ट करने का जो इनका मोटिव था, ऐसा नहीं कि लोग चाहते थे कि जो है भारतीय के पास एक अपना पॉलिटिकल ग्रुप हो, ये चाहते थे कि जो है इट विल एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल। इनको लगा कि जो है भारतीय लोग को लग रहा है कि ब्रिटिश उसके साथ ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम लोग इनके लिए कुछ एक ऐसे ग्रुप बना के दे देते हैं इन लोगों को, तो इन लोगों को लगेगा कि जो है ब्रिटिश भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन असली मोटिव जान ही रहे हो, असली मोटिव ब्रिटिश का यही था कि भारतीयों को दिखा सकें कि हाँ हम लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, इसलिए हम आप लोग के लिए एक मंच बना रहे हैं जहाँ पे आप लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे। इट वुड एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल फॉर एक्सप्रेसिंग पॉपुलर डिसकंटेंट, इंश्योरिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट वर सेफ गार्डेड। और इसमें लोग इस प्रकार से अपनी डिमांड को रखेंगे कि ब्रिटिश को भी जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो और भारतीयों को भी लगे कि हाँ मेरी बात रखी जा रही है, यानी विन विन सिचुएशन जैसा। ठीक है। द सेकेंड कांग्रेस सेशन, दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, अगले साल। कहाँ था, कोलकाता में। प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी 3 बार INC के प्रेसिडेंट बने हैं। मुझे कमेंट में बताना कि वो तीनों साल कौन से थे। इस सेशन में ज़्यादा लोग बेटा पार्टिसिपेट किए। ठीक है। और इसमें जो है लॉर्ड डफरिंग वगैरह भी आए। फिर उसके बाद जो है हर साल दिसंबर के महीने में INC वाले मिलने लगे और अक्रॉस डिफरेंट इंडियन सिटीज़, कभी लखनऊ में मिले, कभी इलाहाबाद, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी लाहौर। इससे क्या हुआ कि पूरे इंडिया में मिलने की वजह से क्या हुआ कि कई लोग पार्टिसिपेट कर पाए, कई लोगों की जानकारी हो पाई। यही होता है कि हर बार लोग अपना वेन्यू अलग अलग जगह रखा करते थे। अब एम क्या था और ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो पहला तो इनका एम था कि जो है ये यहाँ पे एक सेंस क्रिएट कर सकें, किसका, नेशनल यूनिटी का, ट्रांसेंडिंग कास्ट वगैरह ख़त्म करें, रिलीजन पार्टिसिटी वगैरह ख़त्म करें, और जो रीजनल डिफरेंसेस हैं कि मैं यूपी का हूँ तुम बिहार के हो, ये दुनिया भर की चीज़ें सब ख़त्म करें ताकि हम लोग एक हो सकें। रेजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों को जो है पॉलिटिकली अवेयर कर रहे थे कि तुम्हारे जो है राइट्स ये हैं, तुम्हें इसके लिए लड़ना चाहिए। और ये जो है कुछ पॉपुलर डिमांड्स जो थी, जो भारतीयों की जो डिमांड थी, जो भारतीय चाहते थे, उसको किसके सामने रखा करते थे,
गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो है ट्रेनिंग दिया करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे पब्लिक ओपिनियन, लोगों का एक ओपिनियन तैयार करते थे कि जो है तुम्हारा जो है ये मोटिव होना चाहिए, तुम्हें ये डिमांड करना चाहिए, ऐसा ही। अब इवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस एंड ब्रिटिश रिस्पॉन्स। शुरुआत में जो है ब्रिटिश ने सपोर्ट किया कांग्रेस को, हम लोगों ने देखा लॉर्ड डफरिन जो है मदद की बनाने में, लेकिन और इस मदद क्यों की है, और कांग्रेस भी खुश थी क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, जहाँ से इंडियंस अपने ग्रीवेंसेस, अपने प्रॉब्लम्स को जो है ब्रिटिश से बता सकते थे। लेकिन धीरे जब कांग्रेस जब मजबूत होने लगी तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ें जो है थोड़ा सा खटकी, तो वो लोगों ने आगे चल के जो है अपना एटीट्यूड जो है शिफ्ट कर लिया। किस चीज़ के लिए? कांग्रेस के लिए। उनको लगा कि जो है ये पार्टी ज़्यादा बड़ी हो रही, कहीं ये कल को चल के मेरे लिए खतरा ना बन जाए। शुरुआत में लेकिन इन लोगों ने जो है हेल्प किया। अर्ली डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, अर्ली फेज 1885 टू 1905, 20 साल का वक्त था। तो इसमें जो है जो कांग्रेस का जो एक अडॉप्टेशन था कि कैसे काम करेगी, वो था थोड़ा मॉडरेट अप्रोच। मतलब कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये लोग पूरी तरीके से खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन ये लोग काफ़ी बीच का रास्ता अपना के अपने जो है ऑब्जेक्टिव, अपनी चीज़ों को जो है लोग मनवा रहे थे। ठीक है, उसमें था ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनका पहला डिमांड था कि जो है गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय थोड़ा आप ज़्यादा इंक्लूड करिए। जैसे 100 में से अगर आप 10 अभी इंक्लूड कर रहे हो तो उसका नंबर 30, 40, 50 करिए कम से कम। उसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्पावरिंग देम। आप अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है और भारतीयों को जो है उसमें आप रखिए, उनको और थोड़ा ताकत दीजिए। ठीक है, और कुछ आप इंडियंस भी अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह में जो है अपने कुछ और इंडियंस को आप अपॉइंट करिए भारतीय, यानी कुल मिला के आप भारतीयों को गवर्नमेंट में लेके आइए, पॉलिसी मेकिंग में लेके आइए। वो लोग बाहर से जो है, मतलब वही था ना, मैच चल रहा है तो आप उनको स्टेडियम में मत बिठाइए, उनको आप डगआउट में मत बिठाइए, उनको भी आप जो है खेल में लेके आइए। उसके अलावा जो है आप मिलिट्री पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, वार वगैरह जब काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, तो आप जो है वार पे खर्चा ना करके आप वही सेम पैसा जो है भारतीयों के उत्थान के लिए लगाइए, भारतीयों की मदद के लिए लगाइए। उसके अलावा आर्म्स एक्ट ख़त्म करिए आप, और आप इंश्योर करिए कि हम लोगों को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, एक्सप्रेशन रहे, हम लोग जो भी कहना चाहें, बोलना चाहें, हम लोग बोल सकें। और इन्होंने कहा एडवोकेटिंग फॉर द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको अलग रखिए, जुडिशरी को आप अलग रखिए। क्योंकि अगर ये दोनों लोग एक रहेंगे, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अगर एक रहेंगे, तो दिक्कत ये होगी, मान लो एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया, मान लो लॉ का नाम है ए, ठीक है, उस लॉ से दिक्कत हो रही है आदमी को, तो आदमी अब कहाँ जाएगा? जुडिशरी जाएगा। फिर जुडिशरी को दिखेगा कि हाँ यार इस लॉ ए में तो दिक्कत है, तो जुडिशरी वाला एग्जीक्यूटिव को बोलेगा कि भैया इसमें कुछ दिक्कत है, अब इसमें जो है सुधार करिए। लेकिन अगर दोनों लोग सेम रहेंगे, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो कभी एक आदमी जिसको परेशानी हो रही है रूल ए से, वो कभी जो है न्याय पा पाएगा नहीं हो। तो इसलिए जो है उन्होंने डिमांड किया कि आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करिए। चलो, यहाँ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कुछ MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883? करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? चलो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप अपने आप से करिए। 10 क्वेश्चन है, देखते हैं कि लास्ट में आपका स्कोर क्या होता है, इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना। ठीक है, और हाँ, आंसर नीचे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा भी आपके सामने, आप पॉज करके सब सॉल्व कर सकते हैं। अब छठवां क्वेश्चन भी आपके सामने है, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, आप पॉज करके सभी सॉल्व करिए, 10 में से देखिए आपका स्कोर कितना आता है, और आंसर से दिए रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके कितने आंसर सही होते हैं। चलिए पढ़ते रहिए।